हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन आर द बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म इन विच जो मेडिकामेंट्स हैं वो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स के तौर पे रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं किसी भी लिक्विड या सेमी सॉलिड व्हीकल में। जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उनका जो रेंज होगा वो होगा 0.5 टू 5 माइक्रोन। और इसमें जो सॉलिड पार्टिकल है वो जो एक्ट करता है वो रहता है एज अ डिस्पर्स फेज। और वो किस में रहता है? वो रहता है एक लिक्विड व्हीकल में, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस फेज। ये जो सस्पेंशन रहते हैं इसे हम तीन तरीके से लेते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वाया ओरली या फिर पेरेंटल रूट से, या फिर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस होते हैं उनके बेसिस पे हम लोग जो है सस्पेंशन को कंज्यूम करते हैं। अगर हम लोग बात करें सस्पेंशन में, तो सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं उनका पार्टिकल साइज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फॉर्मुलेशन में। पार्टिकल साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है? इसके पीछे कई कारण हैं। अगर हम लोग सस्पेंशन को एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं तो अगर पार्टिकल्स थोड़े बड़े हुए तो वो ग्रिटी फीलिंग जो है, यानी किसी चीज़ में गड़ने का जो अनुभव रहता है उसको वो देते हैं। और साथ ही साथ जो है स्मॉल पार्टिकल्स जो रहते हैं वो इस स्किन के थ्रू पेनेट्रेट होके जो है हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में। और साथ ही साथ अगर स्मॉल पार्टिकल साइज़ रहते हैं तो उनका जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन रहता है, यानी कि अगर वो हमारे स्टमक में जाता है तो वहाँ से मेडिकामेंट्स की रिलीज़ होने की एंड एब्जॉर्ब होने की जो रेट रहती है, स्पीड रहती है, वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि पार्टिकल साइज़ अगर जितने ज़्यादा छोटे होते हैं उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया जो है हमको ज़्यादा मिलता है और वो डिसोल्यूशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। अगर सस्पेंशन को हम लोग पेरेंटल प्रिपरेशन के तौर पे अगर लेते हैं, यानी इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, तो पार्टिकल साइज़ का छोटा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर पार्टिकल साइज़ छोटा नहीं होगा तो वो नीडल को जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। और अगर हम लोग उसे एज अ आई ड्रॉप्स अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यूजुअली ऐसे प्रिपरेशन काफ़ी कम आते हैं, बहुत ही रेयर कंडीशन में ही जो है सस्पेंशन को पेरेंट्रल्स के तौर पे या हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर वो उसमें पार्टिकल साइज़ जो है वो कभी अगर ज़्यादा बड़े हुए तो वो ग्रिटी पार्टिकल्स जो है वो इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, डिस्कम्फर्ट होगा अगर जैसे हम उसे अप्लाई करेंगे तो। और अगर हम लोग पार्टिकल साइज़ की बात करें सस्पेंशन में, तो पार्टिकल साइज़ का रेंज तो हमने एक बता दिया था कि 0.5 टू 5 माइक्रोन हो सकता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स हम लोग 10 माइक्रोन साइज़ तक ही जा सकते हैं। उससे ज़्यादा हम लोग पार्टिकल साइज़ के ऊपर में नहीं जा सकते हैं। एक अच्छे सस्पेंशन की क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, इसे हम लोग देख लेते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनका स्लोली ही उन्हें बैठना चाहिए बेस पे, ठीक है। और अगर वो बेस पे मेडिकामेंट्स अगर बैठ गए हैं, डिस्पर्स फेज जो है वो कंटिन्यूस फेज में धीरे धीरे नीचे बेस में जाके बैठ गया है, तो अगर उसे हम शेक करते हैं तो उसे वापस रीडिस्पर्स आसानी से हो जाना चाहिए। सस्पेंशन जो है उसको अगर हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, अगर या किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग निकालते हैं कंटेनर से, तो उसमें जो मेडिकामेंट्स हैं वो हमें यूनिफॉर्म वे में ही मिलना चाहिए। लाइक अगर हम 5 ml निकाल रहे हैं तो उस 5 ml फॉर्मुलेशन में हमारा जो मेडिकामेंट्स है। सस्पेंशन में थर्ड पॉइंट है कि ये केमिकली इनर्ट होना चाहिए। केमिकली इनर्ट होने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो डिस्पर्स फेज़ है और कंटिन्यूस फेज़ है उसमें
दोनों में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, फोर्थ पॉइंट यही है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उन्हें केक फॉर्म नहीं करना चाहिए। इसमें केक क्या होता है, इसमें होता ये है कि जैसे कि अगर यहाँ पे ये सस्पेंशन का एक बॉटल हम मान के चलते हैं, ठीक है, और इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से ठीक। अगर इसको हम लोग अनडिस्टर्ब कंडीशन में अगर रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो होगा ये कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये क्या होंगे, धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे और ऐसा बेस में आके बैठ जाएंगे। और जब ये बहुत ही लंबे समय तक अगर ऐसे रखे रहते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल्स बैठ गए हैं और ये बहुत ही लंबे समय तक अगर बैठते हैं तो ये बेस में बहुत ही टाइटली वे से जो है बैठ जाते हैं। और जब इसे हम लोग शेक करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर से शेक करना पड़ता है, तब जाके ये जो है रीडिस्पर्स होते हैं। तो किसी भी अच्छे क्वालिटी का अगर इमल्शन है, सस्पेंशन है, तो उसे उसके पार्टिकल्स को केक कभी फॉर्म नहीं करना चाहिए। और जो अच्छा सस्पेंशन है उसे हमेशा लार्ज जो पार्टिकल्स रहते हैं उससे फ्री रहना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं ये ग्रिटी टेस्ट देते हैं, इरिटेशन कॉज करते हैं, और अपीयरेंस वाइज भी अगर ये जो हैं ये काफ़ी अच्छे नहीं दिखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन को हम लोग मेजरली 4 क्लास में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका ओरल सस्पेंशन, सेकंड है पेरेंटल सस्पेंशन, थर्ड है ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, एंड लास्ट वन इज ईयर सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज़। विल फर्स्ट गो फॉर ओरल सस्पेंशन। ये सस्पेंशन जो हैं ओरल रूट से जो हैं पेशेंट के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, और इनमें जनरली हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट जो हैं वो ऐड करते हैं, ताकि अगर किसी मेडिकामेंट में, किसी एपीआई में अगर उसका स्वाद कड़वा है या बिटर टेस्ट है उस ड्रग का, उस मेडिकामेंट का, तो उसे हम लोग दबा सकें, उसे मास्क कर सकें। और साथ ही साथ ये हमेशा ये जो हैं हमेशा बनाए जाते हैं कि ये ईज़िली पैलेटेबल हो, ठीक है, ईज़िली पैलेटेबल हो। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो क्लोरेमफेनिकॉल परमिटेड सस्पेंशन जो है, क्योंकि क्लोरेमफेनिकॉल जो है ये स्वाद में बहुत ही टेस्ट में बहुत ही बिटर होता है, कड़वा होता है, तो इसके ही टेस्ट को दबाने के लिए, मास्क करने के लिए हम लोग जो है स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे हम लोग इनको यूज़ करते हैं। अभी के जो सस्पेंशन आ रहे हैं मार्केट में ज़्यादातर, वो जो है ड्राई पाउडर फॉर्म में आ रहे हैं। ड्राई पाउडर फॉर्म किसको बोलते हैं हम लोग, वो सारे फॉर्मुलेशन जिसमें वो ड्राई एक पाउडर के तौर पे रहते हैं, और उसे हम लोग जो है फ्रेशली बॉइल्ड वाटर से या फिर जो स्टेरिलाइज्ड वाटर रहते हैं उनसे उसको हम लोग ऐड करते हैं और शेक करते हैं, जिससे हमें एक अपना जो सस्पेंशन है वो तुरंत मिल जाता है। इस टाइप के जो सस्पेंशन रहते हैं वो यूजुअली एंटीबायोटिक्स के लिए रहते हैं, जिसे हम लोग पेडियाट्रिक यानी कि बच्चों के लिए जो है यूज़ करते हैं। अगर हम लोग ओरल सस्पेंशन की बात करें तो ओरल सस्पेंशन के एडवांटेजेस क्या हैं? ये इनके एडवांटेजेस ये हैं कि ये ईज़िली जो हैं ईज़ी टू सॉलो होते हैं, ईज़िली हम लोग इसे कंज्यूम कर सकते हैं, और इसमें वही सारे मेडिकामेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं जो कि इनसॉल्युबल रहते हैं किसी व्हीकल में, तो इसे हम लोग सस्पेंडेड फॉर्म में डायरेक्टली जो है यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि हमको पता है इनके जो पार्टिकल साइज़ हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, 0.5 to 5 माइक्रोन रहते हैं, तो ये इजीली इनका जो डिसोल्यूशन है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो इनसॉल्युबल डेरिवेटिव होते हैं सस्पेंशन में वो बहुत ही ज़्यादा ईज़िली पैलेटेबल होते हैं, इनको कंज्यूम करने में काफ़ी आसानी रहती है, ईज़िली पैलेटेबल होते हैं। और अगर इसके ही अगर हम लोग सॉल्यूशन फॉर्म में अगर लेते हैं तो इसे कंज्यूम करने में हो सकता था हमें परेशानी होती, ताकि क्योंकि अगर किसी मेडिकामेंट की अगर टेस्ट जो है वो अगर ज़्यादा ही बिटर है, तो अगर वो सॉल्युबलाइज हो जाता है तो उसका जो बिटरनेस है वो
ज़्यादा ही कुछ बढ़ जाता और हमें उसे सॉलो करने में, कंज्यूम करने में तकलीफ़ होती, ठीक है, प्रॉब्लम होती। थर्ड जो एडवांटेज है वो ये है कि कि जो बल्कि इनसॉल्युबल पाउडर्स होते हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पे केओलिन और चॉक, ये जो हैं इसे हम लोग सस्पेंशन के तौर पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और ये जो बल्कि इनसॉल्युबल पाउडर्स होते हैं ये एज अ एड्जॉर्बेंट जो है यूज़ होते हैं फॉर द टॉक्सिन्स। अगर टॉक्सिन्स हैं या फिर एसिडिटी बढ़ गई हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, तो उसे कम करने में आसानी होती है। डिसएडवांटेज अगर हम लोग देखें तो ये जो हैं इनमें सभी सस्पेंशन के साथ में ये है कि इन्हें मेजर करने से पहले, डोज को मेजर करने से पहले इनको शेक करना पड़ता है, ताकि जो डिस्पर्स्ड फेज़ में जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फेज़ में फैल जाएं। और सेकंड जो डिसएडवांटेज है, इसमें जो डोज की जो एक्यूरेसी रहती है वो कम रिलायबल रहती है। रिलायबल बोलने से मतलब है विश्वास पात्र। तो जो अगर सॉल्यूशन में, तो हमको ये पता है कि जो मेडिकामेंट्स हैं वो सोल्यूबलाइज हो चुके हैं सॉल्यूशन में, पर सस्पेंशन के केस में ये है कि जो मेडिकामेंट्स हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में है, और अगर हमने उसे शेक नहीं किया तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो स्वीट प्रिपरेशंस रहती हैं कंटिन्यूस फेज का वो ही बस मिलेगा, और मेडिकामेंट्स हमको नहीं मिलेंगे। तो इसमें जो डोजेस की एक्यूरेसी जो रहता है ये एक पार्ट रहता ही है कि अगर हमने उसे ढंग से शेक नहीं किया तो हमें हो सकता है कि जो डोज़ है, जो रिक्वायर्ड डोज़ है वो ना मिले। थर्ड जो पार्ट है वो है स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन। ये जो है डिस्पर्स सिस्टम को जो स्टोरेज अगर ढंग से ना हो तो ये जो चेंजेस हैं सस्पेंशन में वो काफ़ी आ सकते हैं डिस्पर्स सिस्टम में, खास करके तब जब टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो, टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो वहाँ पे केक का फॉर्मेशन जो है वो हो सकता है। अभी तक हमने ओरल सस्पेंशन के बारे में देखा। चलिए अब देखते हैं पेरेंटल सस्पेंशंस के बारे में। पेरेंटल सस्पेंशन जो रहते हैं इन्हें हम लोग जो है एडमिनिस्टर करते हैं पेरेंटल रूट से, दैट इज़ वाई वी कॉल इट पेरेंटल सस्पेंशन। ये जो सस्पेंशन है इनमें जो कुछ क्वालिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। ये इन सस्पेंशंस का किसी भी सस्पेंशन को अगर पेरेंटल सस्पेंशन हम कहते हैं तो इनमें कुछ क्वालिटीज़ जो रहती हैं वो होनी बहुत ज़रूरी है। पहली प्रॉपर्टी ये कि इनका जो पार्टिकल साइज़ है वो इतना ज़रूर होना चाहिए, इन ड्रग जो कंपोनेंट है उनका पार्टिकल साइज़ इतना ज़रूर रहना चाहिए कि ये आसानी से नीडल को क्रॉस कर पाएँ। दूसरा कि अगर इसे स्टोर्ड कंडीशन में अगर हम लोग रखते हैं तो इनमें क्रिस्टल का ग्रोथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जो भी स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं वो एज अ न्यूक्लियाई एक्ट करते हैं, और हमको ये पता है कि क्रिस्टल के ग्रोथ के लिए हमको एक सीड की ज़रूरत रहती है, न्यूक्लियाई की ज़रूरत रहती है, जिसके आसपास जो है क्रिस्टल का ग्रोथ होता है। तो ये जो दो क्वालिटीज़ हैं पेरेंटल सस्पेंशन में होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है पेरेंटल सस्पेंशन में वो 0.5 to 30% का होना चाहिए। यानी कि किसी सस्पेंशन में अगर हम उसको 100% मानते हैं तो उसमें जो 30% अप टू 30% तक का जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉलिड पार्टिकल्स का वो होना चाहिए। अगर हम लोग विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन है वो फ्लो के साथ में जो है इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्लो में गड़बड़ी होगी तो हमको डोज देने में दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड जो है एंड द लास्ट पार्ट इज़ दैट द सस्पेंशन शुड बी स्टेरिलाइज्ड, क्योंकि ये पेरेंटल सस्पेंशन है देन इट शुड बी स्टेरिलाइज्ड, अदरवाइज जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। नाउ द थर्ड थिंग इज़ ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन।
ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन जो है, जैसे मैंने पहले बताया था कि इन्हें हम लोग ज़्यादातर आई ड्रॉप्स के तौर पे यूज़ नहीं करते हैं। बहुत ही स्पेशल कंडीशन में ही हम लोग इसे यूज़ करते हैं, जब जो ड्रग है वो इनसॉल्युबल हो किसी डिज़ायर्ड सॉल्वेंट में, क्योंकि ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन है, सॉरी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है, और उनके लिए एक जो है सॉल्वेंट्स का जो एक क्राइटेरिया है वो एक लिमिटेड क्राइटेरिया है। तो हम अगर कोई जो ड्रग हम देना चाह रहे हैं और उस सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल नहीं है, ये सॉरी सस्पेंडेड नहीं है, सॉल्युबल नहीं है, तो उस केस में ही हम लोग उसे सस्पेंशन के फॉर्म में ही देते हैं। उनमें कुछ कुछ कंडीशंस हैं, लाइक द पार्टिकल साइज ऑफ आई सस्पेंशन शुड बी फाइन इनफ सो दैट इट शुड बी नॉन इरिटेटिंग टू द आई। इट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द ऑल सस्पेंशन। एक पार्टिकल साइज़ जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो पार्टिकल साइज़ है वो इतना कम रहना चाहिए दैट इट शुड नॉट इरिटेट द आई टू द आई, ठीक है। देन द सेकंड थिंग इज़ द सस्पेंशन शुड बी स्टेरिलाइज्ड। अगेन यहाँ पे ये फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपका जो ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन है वो रहना चाहिए। सेकंड एंड द थर्ड थिंग इज़ दिस सस्पेंशन शुड बी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक बोलने से मतलब है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है आपके सस्पेंशन का, वो आपके जो बॉडी लिक्विड रहते हैं, बॉडी फ्लूइड रहते हैं, उससे रिलेटेबल रहना चाहिए, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ दैट इट शुड हैव डिज़ायर्ड विस्कोसिटी, यानी कि उसकी बहने की जो क्षमता है, जो लिक्विड की बहने की जो क्षमता है वो उतनी ही रहनी चाहिए जितनी रिक्वायर्ड है। और फिफ्थ रिक्वायरमेंट है कि सस्पेंशन जो है वो एक सूटेबल कंटेनर में पैक रहना चाहिए, ताकि इसे जो है हमें अपनी आँखों में अगर हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो उसे डालने में आसानी हो। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज़। सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज़, इसमें ये जो सस्पेंशन है वो एक्सटर्नली यूज़ करने के लिए बने होते हैं। उसके एग्जांपल्स हैं आपके लोशंस, इन्हेलेशंस, ईयर ड्रॉप्स। ये जो सस्पेंशन है इसमें बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो कि किस लिए होते हैं, ताकि ग्रिटीनेस जो है उनको अवॉइड कर सकें। जो लोशन रहते हैं उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं, है ना, तो उसमें जो लिक्विड रहेगा वो इवेपोरेट हो जाते हैं, ताकि जो पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, उसको अगर हम लोग अपने स्किन पर लगाते हैं तो वो एक फाइन जो है डिपॉजिट छोड़ जाता है मेडिकामेंट्स का आपकी स्किन के ऊपर में, ताकि आपको जो डिजीज़ है या फिर जो भी स्किन से रिलेटेड इशू हैं उनको ठीक किया जा सके, क्योर किया जा सके। और लोशंस जो रहते हैं वो काफ़ी इजी टू अप्लाई होते हैं, है ना, उसे हम लोग किसी एब्जॉर्बेंट के थ्रू, गॉज के थ्रू जो है अप्लाई करते हैं अपने स्किन के ऊपर में। कैलामाइन लोशन जो है वो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सस्पेंशन टाइप प्रिपरेशन का, जिसे हम लोग क्या लगाते हैं, अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं, जो कि एक प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट देता है, ठीक है। और ये लोशन जो है अगर हम लोग इनको अगर लगा रहे हैं तो इसे हम लोग अपनी स्किन के ऊपर लगा रहे हैं, और इसे अगर हम लोग ब्रोकन या इन्फ्लेम्ड स्किन के ऊपर लगा रहे हैं, ब्रोकन मतलब कहीं पे माइनर कट्स आ गए हैं वहाँ पे लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो ये लोशंस हैं उन्हें हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रहना चाहिए। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। अब हम लोग देखते हैं ये एक टॉपिक जो है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सस्पेंशन के पोर्शन में, दैट इज़ अ फ्लॉक्यूलेटेड एंड नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। सस्पेंशन जो है उसको हम लोग फ्लॉक्यूलेटेड कब बोलेंगे, हम उसे फ्लॉक्यूलेटेड तब बोलेंगे जब ये जो है, ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स रहते हैं वो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में रहते हैं और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। और नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन हम उसे बोलते हैं जो एक सेपरेट एंटाइटी के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे
अगर मैं फ्लॉक्यूलेटेड और नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे एक बॉटल लीजिए, इस बॉटल को देखिए, और दूसरा बॉटल है जो, उसे देखिए। यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है, जो कि ये है, इसमें ये एक सभी जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा अटैच्ड फॉर्म में रहते हैं और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो रहते हैं उसको फॉर्म करते हैं। ठीक है, ठीक। और वहीं पे अगर हम लोग नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन देखते हैं तो ये एक सेपरेट एंटाइटी के तौर पे पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक। चलिए अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं। ये स्ट्रक्चर को आप अपने दिमाग में रखिएगा कि ये जो है एक स्ट्रक्चर्ड एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं, और दूसरे जो आपके नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन रहते हैं वो एक सेपरेट एंटाइटी के तौर पे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है वो है कि पार्टिकल्स जो रहते हैं वो एक लूज एग्रीगेट के फॉर्म में रहते हैं, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। वहीं पे नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन रहते हैं, वो एक सेपरेट एंटाइटी के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। साथ में अगर सेकंड पॉइंट हम लोग देखें फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में, तो उनका जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन रहता है वो काफ़ी हाई रहता है। वो लूज एग्रीगेट्स रहते हैं, है ना, एग्रीगेट्स हैं, यानी कि एक पार्टिकल ही जैसे हैं पर लूज़ हैं, बहुत ही हल्के होते हैं। तो उनका जो सेडिमेंटेशन है वो काफ़ी हाई रहता है। उनमें जो है सेडिमेंट जो है वो बहुत जल्दी बनता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जो सेडिमेंट है वो जल्दी रीडिस्पर्स हो जाता है। और ये जो सेडिमेंट रहते हैं ये लूजली पैक्ड रहते हैं, और इसी के कारण ये हार्ड केक जो है ये फॉर्म नहीं करते हैं। सुपरनेटेंट लिक्विड जो रहता है सस्पेंशन में, इस टाइप के फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में, वो काफ़ी क्लियर रहता है। सुपरनेटेंट लिक्विड हम लोग किसको कहते हैं? सुपरनेटेंट लिक्विड हम लोग बोलते हैं इस अपर पोर्शन को। अगर सेडिमेंट ये बैठ जाते हैं, इसमें नीचे आ जाते हैं, तो ये जो सुपरनेटेंट लिक्विड जो है वो काफ़ी क्लियर रहता है। और ये जो फ्लॉक्यूल्स हैं ये जो हैं ये बॉटल की साइड में चिपकते हैं, और अपीयरेंस वाइज अगर हम लोग देखें तो ये जो सस्पेंशन है ये दिखने में अच्छे नहीं होते हैं। पर अगर हम लोग स्टेबिलिटी के तौर पे बोलें तो फ्लॉक्यूलेटेड जो सस्पेंशन रहते हैं वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं रैदर दैन नॉन फ्लॉक्यूलेटिंग सस्पेंशन। वहीं पे अगर हम लोग नॉन फ्लॉक्यूलेटिंग सस्पेंशन के इन्हीं क्राइटेरिया को अगर हम लोग लेके चलते हैं, इन्हीं सभी क्राइटेरिया को लेके चलते हैं, तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में जो इनका सेडिमेंटेशन जो रहता है, रेट रहता है, वो काफ़ी धीरे होता है। सेडिमेंट जो है वो बहुत धीरे से बनते हैं, बहुत धीरे धीरे बनते हैं, बहुत स्लो बनते हैं, और स्लो बनते हैं इसी के कारण। और सेडिमेंट्स जो हैं वो धीरे से फॉर्म होते हैं, बहुत स्लोली फॉर्म होते हैं, इसी के कारण जो है ये सेडिमेंट्स ये क्या है, पार्टिकल्स हैं आपके जो बहुत ही धीरे धीरे ही बैठते हैं आपके बेस में। ठीक है, इस बॉटल के बेस में अगर आप इस बॉटल को देखें तो इस बेस में जो है बहुत ही स्लोली बैठते हैं। और क्योंकि ये जो सेडिमेंट्स हैं बहुत ही स्लोली बैठते हैं, तो ये हार्ड केक फॉर्म करने का इनका टेंडेंसी होता है। ये लूज एग्रीगेट्स नहीं होते हैं, ये सॉलिड एंटाइटी होते हैं, सेपरेट एंटाइटी होते हैं, इसलिए इनमें ये जो है हार्ड केक फॉर्म कर लेते हैं। इनमें जो सुपरनेटेंट लिक्विड रहता है वो क्लियर नहीं होता है, और जो फ्लॉक्यूल्स रहते हैं वो क्या होंगे, जो हैं ये बॉटल से स्टिक नहीं होते हैं, चिपकते नहीं हैं, और ये सस्पेंशन दिखने में अच्छे होते हैं, बट स्टेबिलिटी को अगर हम लोग बात करें तो ये अनस्टेबल कंडीशन में ज़्यादा होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते हैं, ये हार्ड केक फॉर्म कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होता है सस्पेंशन में। चलिए अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन। जो सस्पेंशन है इनमें कुछ एडिटिव्स हम लोग ऐड करते हैं। वो एडिटिव्स हैं, पहला एडिटिव है आपका फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट, जो कि एक लूज एग्रीगेट्स फॉर्म करने में हमको हेल्प करता है। ये जो है
इनमें जो सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं वो डिस्पर्स रहते हैं डिस्पर्सन मीडियम में, है ना। और वो डिस्पर्सन मीडियम जो रहते हैं वो क्या हो सकते हैं आपके व्हीकल। और इस डिस्पर्सन को हम लोग और भी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं बाय एडिंग अ सर्फेक्टेंट और प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स। ये जो फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स जो रहते हैं ये क्या करते हैं, ये सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और जिससे क्या होता है, जो सॉलिड्स का जो डिस्पर्शन होता है वो अच्छा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो सोडियम लोराइल सल्फेट, ट्विन्स, स्पांस, कार्बोवैक्स, ये जो रहते हैं ये एज अ फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स के तौर पे हम लोग इसे यूज़ करते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका थिकनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट क्या होते हैं, थिकनिंग एजेंट है लाइक किसी भी हाइड्रोफिलिक जो किसी भी सॉल्यूशन का जो थिकनेस है, जो विस्कोसिटी है, उसको वो बढ़ा देते हैं। ये क्या रहते हैं, ये आपके हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स रहते हैं और ये कोलॉइडल डिस्पर्शन बनाते हैं किसी वाटर के साथ में और उसकी विस्कोसिटी को जो क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं और काफ़ी देर समय तक सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, और ताकि हमें जो है यूनिफॉर्म एक्यूरेट डोज जो चाहिए वो हम मेज़र कर सकें। और ये जो थिकनिंग एजेंट रहते हैं ये हमेशा स्टेबलाइज्ड सस्पेंशन बनाने में हमेशा यूज़ होते हैं और इसे हम लोग 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका पॉलीसैकेराइड, सेकंड है इनऑर्गेनिक एजेंट्स एंड थर्ड इज़ योर सिंथेटिक कंपाउंड्स। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉलीसैकेराइड्स को। पॉलीसैकेराइड्स जो है वो 2 तरीके से यूज़ हो सकते हैं। पहला जो पॉलीसैकेराइड है वो है आपका नेचुरल पॉलीसैकेराइड, जिसमें है आपका इसका एग्जांपल है गम अकेशिया। ये बहुत ही अच्छा एक प्रोटेक्टिव कोलॉइड और सस्पेंडिंग एजेंट है। ये जो है रेजिनियस टिंचर जो है उनके साथ मिक्स होकर ये ऐसा बनता है। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और हम लोग इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और भी कर सकते हैं जब इसे हम लोग यूज़ करते हैं कंपाउंड ट्राइगोकैंथ पाउडर के तौर पे। कंपाउंड ट्राइगोकैंथ पाउडर के तौर पे ये कंपाउंड ट्राइगोकैंथ पाउडर जो होता है इसमें ये अकेशिया जो है वो 20% होता है, ट्राइगोकैंथ जो रहता है वो 15% होता है, स्टार्च जो रहता है वो 20% होता है और सुक्रोज ऐड होता है। ये जो ट्राइगोकैंथ पाउडर है, कंपाउंड ट्राइगोकैंथ पाउडर है जो है, इसे हम लोग 2 ग्राम्स पर 100 ml के कॉन्सेंट्रेशन में जो है हमेशा यूज़ करते हैं, कंपाउंड ट्राइगोकैंथ पाउडर। ठीक है। अकेशिया जो है एक एंजाइम जो है एक एंजाइम कंटेन करता है जो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये जो है जो भी मेडिकामेंट्स, अगर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो अगर ऑक्सीडाइजेबल मेडिकामेंट है तो वो उसे आसानी से ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसी चीज़ से बचाने के लिए अगर हम लोग अकेशिया को एज अ फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट, अगर हम थिकनिंग एजेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग जो है कुछ मटेरियल्स जो सब्सटेंसेस है वो ऐड करते हैं, लाइक बेंजोइक एसिड, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड डालते हैं, जो कि एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट वर्क करते हैं और जो सस्पेंशन है उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, जिसमें भी अगर गम अकेशिया है तो। सेकंड जो आपका थिकनिंग एजेंट है पॉलीसैकेराइड्स में वो है ट्राइगोकैंथ। ट्राइगोकैंथ जो है बहुत ही अच्छा थिकनिंग एजेंट है, बेटर दैन अकेशिया, और हम लोग कंपाउंड ट्राइगोकैंथ पाउडर में जो है हम लोग इसे हमेशा यूज़ करते हैं। ठीक है। थर्ड है आपका स्टार्च। स्टार्च जो है हम लोग उसको कभी कभी ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसके जो विस्कोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये हम लोग जानते हैं कि ये भी जो है कंपाउंड ट्राइगोकैंथ पाउडर का जो है एक कंपोनेंट है। यहाँ पे फोर्थ है आपका सोडियम एल्जिनेट। ये भी एक विस्कस सॉल्यूशन फॉर्म करता है और ये डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। इसके 1% सॉल्यूशन को हम लोग यूज़ करते हैं। पॉलीसैकेराइड्स में ही जो नेचुरल पॉलीसैकेराइड्स थे उसके अंडर ये था। सेकंड जो है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है आपका फर्स्ट है वो है मिथाइल सेलुलोज। इसे हम लोग यूजुअली 0.5 to 2% के कॉन्सेंट्रेशन में जो है यूज़ करते हैं। सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सेकंड पॉइंट है, सेकंड जो एग्जांपल है सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। इसे जो है हम लोग यूज़ करते हैं 0.25 to 1% सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पे।
और थर्ड है आपका माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। इसे जो है हम लोग बनाते हैं वुड सेल्यूलोज से बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके एमसीक्यू के लिए। इसे भी हम लोग जो है कोलाइडल डिस्पर्शन बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एज अ थिकनिंग एजेंट हम लोग यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट था आपका पॉलीसेक्राइड, सेकंड पॉइंट था आपका इनऑर्गेनिक एजेंट्स। इनऑर्गेनिक एजेंट्स के तौर पे अगर आप देखें तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, पहला एग्जांपल है क्ले। क्ले के एग्जांपल हो सकते हैं आपके बेंटोनाइट एंड एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट। ये जो हैं कॉमन जो यूज़ होते हैं थिकनिंग एजेंट के तौर पे हम लोग इसको लेते हैं। बेंटोनाइट जो रहता है वो एक पेल बफ क्रीमी हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होता है। हाइग्रोस्कोपिक बोलने से मतलब ये है कि ये एटमॉस्फेयर से वाटर जो है उसे एब्जॉर्ब करता है। इसका जो 2% सस्पेंशन रहता है उसे हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं फॉर अ एक्सटर्नल प्रिपरेशन लाइक कैलामाइन लोशन। वहीं पे अगर हम लोग एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट को देखें तो ये क्रीमी वाइट कलरलेस टेस्टलेस पाउडर होता है और इसे हम लोग थिकनिंग एजेंट के तौर पे एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों प्रिपरेशन में हम लोग इसे यूज़ कर लेते हैं। सेकंड जो एग्जांपल है आपका वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एज अ सस्पेंडिंग एजेंट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सिंथेटिक कंपाउंड। सिंथेटिक कंपाउंड में फर्स्ट एग्जांपल है आपका कार्बोमर। कार्बोमर को हम लोग और भी बोलते हैं कार्बोक्सीविनाइल पॉलीमर। ये जो है थिकनिंग एजेंट के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है वो हो सकता है आपका 0.1 to 0.4%, जिसे हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर हम इसके सेकंड अगर ऑप्शन में जाएँ तो कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये भी एक अच्छा सस्पेंडिंग एजेंट है, जिसे हम लोग 1.5 to 4% जो है यूज़ करते हैं। थर्ड आपका जो फॉर्मुलेशन में हमको यूज़ होता है सस्पेंशन के प्रिपरेशन के लिए, फॉर्मुलेशन के लिए, वो होता है वेटिंग एजेंट। ये जो सब्सटेंसेस रहते हैं ये इंटरफेशियल टेंशन जो रहता है सॉलिड और लिक्विड मीडियम के बीच में, सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड मीडियम के बीच में, उन्हें क्या कर देता है, कम करता है, ठीक है, कम करता है, जिससे जो सस्पेंशन की जो रिक्वायर्ड क्वालिटी रहती है वो हमको अचीव हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो अल्कोहल जो है वो ट्राइगोकेंथ म्यूसिलेज में हम लोग ऐड करते हैं ताकि एक जो इंटरफेशियल टेंशन है दोनों के बीच में सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड मीडियम में वो कम हो जाए। सेकंड जो है आपका ग्लिसरीन एंड सोडियम एल्जिनेट और बेंटोनाइट डिस्पर्शन। पर इनके ज़्यादा यूज़ को, इनके ज़्यादा अमाउंट को डालने से जो है फोमिंग कॉज हो सकता है। फोमिंग यानी कि वहाँ पे झाग का बनना हो सकता है और ये बैड टेस्ट या फिर बैड ऑर्डर जो है वो दे सकता है सस्पेंशन को। इसलिए इसके जो यूजेज है वो काफ़ी लिमिटेड पोर्शन में होता है। फोर्थ है आपका जो सब्सटेंस है वो है आपका प्रिजर्वेटिव। क्योंकि ये लिक्विड मीडियम है और यहाँ पे थिकनिंग एजेंट और व्हीकल्स जो हैं, वाटर सिस्टम भी है जो वो इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रिजर्वेशन का भी रिक्वायरमेंट रहता है। तो प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम लोग यहाँ पे बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, ये जो है हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। एंड द फिफ्थ सब्सटेंसेस आर द ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स। ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स यानी क्या, उसके अपीयरेंस को अच्छा बनाने के लिए जो है हम लोग कई सारे एजेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, लाइक कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट। इनको हम लोग ओरल सस्पेंशन में इंकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे भी हमें रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पे हम लोग सूटेबल परफ्यूम्स और कलर्स जो हैं वो इंकॉर्पोरेट करते हैं ताकि वो दिखने में अच्छी दिखें, अपीयरेंस उनका अच्छा हो और इजीली पैलेटेबल हो। नाउ वी विल सी द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और डिस्पेंसिंग सस्पेंशंस। सस्पेंशंस को हम लोग 4 तरीक़ों से बना सकते हैं। फर्स्ट है सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स, सेकंड इज सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स, थर्ड इज सस्पेंशन कंटेनिंग precipitate forming liquids, and the fourth one is suspensions produced by chemical reaction.
अगर हम इन चारों में बात करें तो ये जो सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स होते हैं, इसमें हम वो सारे ड्रग पार्टिकल्स यूज़ करते हैं जो कि कुछ अमाउंट में सॉल्युबल होते हैं, बट जो मैक्सिमम जो पोर्शन रहता है वो इनसॉल्युबल रहता है और सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है। तो वैसे टाइप के सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजिबल सॉलिड्स। और अगर हम लोग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स की बात करें तो इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स वो होते हैं जो ना तो वो सॉल्युबल होंगे और ना ही यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम मेजरली इन चारों में इन दोनों को ही जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डिफ्यूजिबल सॉलिड्स जो रहते हैं वो कुछ अमाउंट में सॉल्युबल तो रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन जो रहता है वो इनसॉल्युबल रहता है और ये काफ़ी लंबे समय तक जो रहते हैं डिस्पर्स रहते हैं। अगर हम लोग इसको शेक करके रख देते हैं, वैसे टाइप के सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजिबल सॉलिड्स। उसके एग्जांपल्स हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, लाइट कोयलिन। ठीक है, इनको बनाने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि हम लोग जो है जो सॉलिड इंग्रेडिएंट हैं उनको फाइनली पाउडर कर लेते हैं पेस्टल मोटर में, फिर उन्हें जो है हम लोग मिक्स करते हैं व्हीकल के साथ में। इतने थोड़े अमाउंट में हम लोग व्हीकल डालते हैं कि हमको एक स्मूथ क्रीम मिल जाए, और उसके बाद में अगेन हम लोग उसमें थोड़ा सा और व्हीकल जो है क्रीम बन जाने के बाद में उसमें हम थोड़ा सा और व्हीकल निकाल लेते हैं ताकि वो पोरेबल हो, उसको हम लोग निकाल पाएँ, उसमें से निकाल पाएँ मोटर में से। देन जो है हम लोग उसे मसलिन क्लॉथ से एक बार स्ट्रेन कर लेते हैं ताकि जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो वहाँ से निकल जाएं। उसके बाद उसमें जितना भी अमाउंट हमको चाहिए, यानी कि मोटर पेस्टल में भी कुछ अमाउंट रह जाता है, उसको हम लोग उस व्हीकल से ही क्लीन करते हैं ताकि जो भी रिमेनिंग पोर्शन है वो भी हमें निकल जाए। कुछ अमाउंट हम लोग उसमें से डाल के उसको रिंस कर लेते हैं, और उसके बाद में और कोई जो भी लिक्विड इंग्रेडिएंट हमको रिक्वायर्ड रहता है उसे हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं, और उसके बाद उसे हम बॉटल में डाल के शेक कर लेते हैं। इससे आपका जो है डिफ्यूजिबल सॉलिड से रिलेटेड आपका जो प्रिपरेशन है, सस्पेंशन है, वो बन जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके एक सस्पेंशन को बनाने का। ठीक है, नाउ हियर इज़ द लास्ट पार्ट, स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। स्टेबल सस्पेंशन जो है ये एक मॉडरेट अगर शेकिंग करते हैं, एक सिंपल सी शेकिंग करते हैं तो ये होमोजीनियसली रीडिस्पर्स हो जाता है। होमोजीनियसली मतलब कि ओवरऑल जो कंटिन्यूस फेज रहता है उसमें ये रीडिस्पर्स हो जाता है, और ये आसानी से हम इसे पोर आउट कर सकते हैं कि किसी डोज को, लाइक 5 ml हमको डोज चाहिए तो वो 5 ml का डोज हम लोग निकाल सकते हैं, और किसी स्टेबल सस्पेंशन से ही वैसा डोज जो है वो निकल सकता है। तो स्टेबल सस्पेंशन बनाने के लिए हमें जो है फॉर्मुलेशन का ध्यान रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट। और जो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन रहता है वो मैंने पहले ही बताया था कि वो सबसे स्टेबल सस्पेंशन होता है। अब जो है कोई भी सस्पेंशन स्टेबल है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए हम लोग जो हैं कई सारे इवैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं उनको यूज़ करते हैं, जैसे कि सेडिमेंटेशन मेथड। फर्स्ट है आपका सेडिमेंटेशन मेथड। इसमें हम लोग करते ये हैं कि हम लोग एक बीकर में इसको मान के चलते हैं कि एक मेजरिंग सिलेंडर में इसको हम लोग एक मेजरिंग सिलेंडर मानते हैं, और इस मेजरिंग सिलेंडर में हमने मान के चला कि हम यहाँ पे 50 ml जो है आपका जो है सस्पेंशन भर रहे हैं। 50 ml जो है ये सस्पेंशन भर रहे हैं। इसे हम लोग जो है इसकी जो हाइट है, इस वाली हाइट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल हाइट। ठीक है, इसी हाइट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल हाइट, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HO से। हम लोग जिसको रिप्रेजेंट करते हैं HO से,
और जो ठीक है, अब जब अगर यहाँ पे ये सस्पेंशन है और इसको हम लोग किसी समय के लिए अगर हम लोग इसको छोड़ देते हैं तो इसके जो सेडिमेंट्स हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं, वो कुछ देर के बाद में नीचे बैठ जाएंगे। तो तो हम लोग फिर इस हाइट को भी क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइट अल्टीमेट, जिसको हम लोग यू से HU से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे ये कि हम लोग अल्टीमेट हाइट और इनिशियल हाइट HU/HO से जो है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को निकालते हैं, जिसे हम लोग F से डिनोट करते हैं। और उसके बाद में सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को हम लोग टाइम के अगेंस्ट जो हैं वो प्लॉट कर देते हैं। ऐसा करने से हमको एक हॉरिजॉन्टल या स्टीप कर्व मिलता है। अगर ऐसा कर्व, स्टीप कर्व या फिर हॉरिजॉन्टल हमको कर्व मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सस्पेंशन है वो स्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है वो है रियोलॉजिकल मेथड। रियोलॉजिकल मेथड अगर हम लोग बोलते हैं किसी चीज़ को, तो यहाँ पे जो फ्लो एबिलिटी रहता है सस्पेंशन का, उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। यहाँ पे हम लोग सस्पेंशन की विस्कोसिटी को मेजर करते हैं, क्योंकि विस्कोसिटी जो है कई बार नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में उसकी स्टेबिलिटी को बताता है, उसको दिखाता है। तो यहाँ पे हम लोग विस्कोसिटी चेक करने के लिए एक अच्छे तरीके के विस्कोमीटर को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और विस्कोमीटर भी कई तरीके के हो सकते हैं। ओस्टवॉल विस्कोमीटर, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर, यूबेल होल्ड विस्कोमीटर, इन तरह के डिफरेंट टाइप के आपके विस्कोमीटर आते हैं। थर्ड जो मेथड है वो है आपका इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड। इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड में हम लोग जो है जीटा पोटेंशियल जो रहता है, जो पार्टिकल्स रहते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं, उसमें जीटा पोटेंशियल जो रहता है उसको मेजर करते हैं। जीटा पोटेंशियल को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1 ml सस्पेंशन लेते हैं, सैंपल का एक सस्पेंशन का सैंपल लेते हैं 1 ml, और उसे एक प्लास्टिक बॉटल में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। और उसके बाद में हम लोग उसे डाइल्यूट करते हैं डिस्टिल्ड वाटर से, और उसके बाद में उसे हम लोग चेक करते हैं। जीटा पोटेंशियल को हम लोग चेक करते हैं बाय माइक्रो इलेक्ट्रोफोरोसिस। ठीक है, इनसे हम लोग चेक करते हैं, और इस जीटा पोटेंशियल को चेक करने के किसी भी फॉर्मेशन में हम लोग उसमें पहले दिन लेंगे। ठीक है, फिर उसके 7 दिन बाद उसको चेक करेंगे, उसके 14 डेज़ के बाद चेक करेंगे, फिर 21 डेज़ के बाद चेक करेंगे, फिर 28 डेज़ के बाद में हम लोग उसके जीटा पोटेंशियल को चेक करते हैं। अगर जितना वो स्टेबल है, जीटा पोटेंशियल उसका जितना ज़्यादा होता है ना, उतना ही सस्पेंशन जो रहता है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ कंट्रोल्ड फ्लॉक्यूलेशन। इसमें लास्ट पार्ट जो है वो है माइक्रोमैग्नेटिक मेथड। माइक्रोमैग्नेटिक मेथड में हम लोग पार्टिकल साइज जो रहता है डिस्पेंस सिस्टम में, डिस्पेंस फेज में, उसको देखते हैं। यूजुअली हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। ठीक है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं और उनके क्रिस्टल हैबिट को देखते हैं। जो सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं उनको ही हम लोग अच्छे से देखते हैं, और ये भी चेक करते हैं कि वो लम्स तो फॉर्म नहीं कर रहे हैं या केक तो फॉर्म नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोपी और काउल्टर काउंटर मेथड जो है, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। इसी के साथ आपका जो सस्पेंशन टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है।